वेलकम अशोका जीएस क्लासेस। स्वागत है आपका। यूपीपीसीएस के लिए, आरओ के लिए, बीईओ एग्ज़ाम के लिए हिस्ट्री की पूरी सेगमेंटल्स वीडियोज हैं। सारे स्टेट पीसीएस के हिस्ट्री के एक साथ कंबाइंड क्वेश्चंस आपको यहाँ मिल सकते हैं। ऐसा कहीं नहीं मिलेगा पूरे यूट्यूब में किसी बुक्स के अंदर कि सारे जितने भी एग्ज़ाम यूपी में हुए हैं सबके क्वेश्चंस एक जगह आपको मिल जाएँ। आप यहाँ देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये यूपीएससी 2016 का पेपर है। हिस्ट्री का पूरा जितने क्वेश्चंस थे इसके अंदर 22 से 23 क्वेश्चन है, सबको हम देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में विचार कीजिए। तो इरीपति भूमि जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रख रखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता था, बिल्कुल सही है। तनियूर एक अकेला ब्राह्मण समूह को दान में दिए जाना ग्राम, नहीं, गलत। घटिका प्राय मंदिरों से संबंध विद्यालय, बिल्कुल सही है। तो 1 और 3 इसका आंसर होगा। देखते हैं। तो डी 1 और 3 इसका आंसर है। डिटेल्स की देख लेते हैं। देखिए तनियूर चोल काल की एक विशिष्ट राजस्व इकाई थी जिसके अंतर्गत प्रमुख ब्रह्मदेव मंदिर बस्तियां विकसित हुई थी। इसके अधिकार क्षेत्र में अनेक 100 ग्राम छोटे वस्तुएं शिल्प केंद्र थे। घटिका पल्लवकालीन मंदिरों से जुड़ी शिक्षा संस्थाएं थी, पल्लवकालीन मंदिरों से जुड़ी। नेक्स्ट देखते हैं। अशोक सम्राट के राजादेशों का सबसे पहला विकुटन डिसाइफर कौन था? किसने अशोक की लिपि को सबसे पहले पढ़ा? उसके जो शिलालेख थे तो सबको पता है, विलियम जोन्स ने पढ़ा उन्हें। डिटेल देख लेते हैं विलियम जोन्स की इसके बारे में। मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल की सभी जानकारी का स्रोत उनके अभिलेखों से मिलता है। ब्राह्मी, अरमाइक, खरोष्ठी ग्रीक लिपियों में प्राप्त हुए। अभिलेखों की लिपि पढ़ने का श्रेय अंग्रेज विद्वान जेम्स प्रिंसेप को जाता है और ये नील जमींदार और पुरातत्ववादी थे। जेम्स प्रिंसेप ने 1838 में अशोक के सभी लेखों को पढ़ा था और उनकी लिपि को अक्षरों को परिचित सबको कराया था। इन्होंने भारत में मैक्स मूलर के बारे में देख लेते हैं। अंग्रेज जर्मनी के थे, विद्वान थे और संस्कृत की शिक्षा ली थी और भारतीय सभ्यता संस्कृति का अध्ययन किया था। उन्होंने ही भारत में आर्यों का आगमन मध्य एशिया से बताया था, जो आज भी माननीय है। विलियम जोन्स भारत में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना बहुत इंपॉर्टेंट 1784 में इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। कितनी बार क्वेश्चन पूछा? 1774 में बहुत बार एग्जाम में पूछा क्वेश्चन ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में बताइए। इतिहास के संदर्भ में बताइए कि अर्घट्टा किससे निरूपित करता है? तो भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र वाटर व्हील, ठीक है। मध्यकालीन भारत में अर्घट्टा क्या था? जल चक्र वाटर की सिंचाई के लिए दिए वाला एक सिंचाई के लिए एक कर था। मध्यकालीन भारत के इतिहास में अर्घट्टा की भूमि सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र को निरूपित करने वाला एक अर्घट्टा प्रणाली का प्रयोग पूर्व मध्यकालीन इतिहास में 600 से 1200 ईस्वी पूर्व में किया जाता था। मानसून के समय अत्यधिक वर्षा का प्रयोग में लाया जाता था और ये हमने कहाँ से लिया? फारस वादियों से हमने लिया सिंचाई तकनीक, ठीक है। लेकिन उत्तर गुप्त काल तक आते जाते हैं संपूर्ण विकसित हो चली और अर्घट्टा सिंचाई प्रणाली में मध्यकालीन अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण योगदान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकालीन भारतीय संस्कृति इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तमिल क्षेत्र के 70 एकड़ आदि थे और मूर्ति पूजा की निंदा करते थे, बिल्कुल सही है, ठीक है। कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत पूर्ण जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे तथा जाति अधिक्रम को अस्वीकार करते थे, बिल्कुल सही है। ए और बी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट होंगी इसकी। चलिए देख लेते हैं। सित्तर या सिद्ध दक्षिण भारत के तमिलनाडु क्षेत्र में कितने संत थे? 18 संतों की परंपरा है और सिद्ध अगस्त्य ऋषि ये प्रथम संगम से संबंधित है। अपरंपरागत प्रकार की साधना का पालन करते हुए उनका मानना था कि यौगिक क्रियाओं द्वारा साधना करके मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है, यौगिक क्रियाओं द्वारा। और भारत को प्राचीन सिद्ध उपचार प्रणाली और रस चिकित्सा के प्रवर्तन माने जाते हैं। हालांकि सिद्ध शिव के उपासक थे और किंतु मूर्ति पूजा और धार्मिक कर्मकांडों की आलोचना करते थे। लिंगायत भी नीचे थे, साउथ इंडिया में थे। हिंदू धर्म के अंतर्गत दक्षिण भारत में प्रचलित इस मत के उपासक लिंगायत कहलाते थे। लिंगायत वीर शैव संप्रदायों की एक शाखा थी जो कि पूर्ण जन्म के सिद्धांत में को नहीं मानते थे। इनका मानना था कि मृत्यु के उपरांत लिंगायत शिव में विलीन हो जाते हैं और ये सारी चीज़ें थी। लिंगायत के मुख्य पंचयोगिनी शिक्षा के अनुगामी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इतिहास के मध्यकाल के बंजारे सामान्यतः कौन थे? बिल्कुल व्यापारी थे बंजारे। 16वीं शताब्दी में अधिक प्रसिद्ध थे, ठीक है। इन बंजारों को भौगोलिक तरीके की जानकारी होती थी इसमें परिवहन व साधन बैलगाड़ी होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय की कराधान व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भूराजस्व की दर नियत होती थी, बिल्कुल सही है। कारखानों को निजी स्वयं के औद्योगिक कर देते थे, हाँ जी बिल्कुल। तो ए और सी इसका आंसर होगा। चलिए आंसर देख लेते हैं। तो सी
विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय की राजधानी व्यवस्था भूमि की गुणवत्ता आधार हेतु भू राजस्व दर सामान्य भूमि नम वन भूमि के अनुसार तय की जाती थी। कारखानों को निजी स्वामित्व के धार्मिक औद्योगिक कर भी लिया जाता था। बारबोसा, पायस, नूनीज विदेशी यात्रियों ने उनके श्रेष्ठ प्रशासन और उनके शासनकाल के सामाजिक संबंधी चर्चाएं की। तुंगभद्रा नदी के बड़े बांध का निर्माण कृष्णदेव राय ने कराया। विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शासक कृष्णदेव राय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यशोधक समाज ने संगठित किया क्या? महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन। सत्यशोधक समाज कहाँ जन्म लिया? महाराष्ट्र में। तो जिसका स्थापना ज्योतिबा फुले ने की। जाति विरोधी आंदोलन था। नारायण राव इसके पहले सचिव बने। ठीक है। और सत्यशोधक समाज की निम्नलिखित चीज़ें थी। देखिए क्या कहता है, एग्जाम पूछ लेता कौन सा नहीं मानता, तो मैथ तक स्टेटमेंटल क्वेश्चन बन जाते हैं इससे। शूद्र और गैर शूद्र के बीच की दूरी कम करना, ब्राह्मणवादी मुस्लिमी को खत्म कर देना, मानव भगवान के बच्चे हैं, भगवान ही उनका संरक्षक है, भगवान की पूजा करने के लिए किसी पुजारी की आवश्यकता नहीं होती। 1873 में ज्योतिराव फुले ने महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। कब की? 1873 में। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड प्रस्ताव संबंधित था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किससे था? संवैधानिक सुधार से 1919 में आया। ठीक है। 2/19/19 द्वितीय शासन को जन्म दिया। ठीक है। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड वायसराय लेफ्ट सचिव मॉन्टेग्यू, वायसराय चैम्सफोर्ड। विमर्श के बाद 1918 में जारी किया गया और इस रिपोर्ट में व्यापक संवैधानिक सुधार की घोषणा की गई। इस रिपोर्ट के आधार पर 1919 का भारत शासन अधिनियम लाया गया। 1947 तक भारतीय संवैधानिक कानून बना रहा और 1919 का अधिनियम कुछ विशेषताएं इस प्रकार है। विशेषताएं अक्सर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूपीपीसीएस में अक्सर पूछ लिया जाता है एग्जाम में। प्रांतों की आंशिक उत्तरदायित्व निर्भर कर देना, विकेंद्रीकरण की नीति लागू कर देना, केंद्र और राज्यों में अलग अलग काम करेंगे। 1764 में रॉबर्ट क्लाइव ने लागू किया था इसको पहले। अधिक प्रतिनिधित्व, प्रभावकारी केंद्रीय व्यवस्था स्थापित करना, सांप्रदायिक मताधिकार का विस्तार करना। अब वोट देने का अधिकार सांप्रदायिक के आधार पर बढ़ गया, जैसा 1909 का अधिनियम में था, अब सबको मिलने लगा 1919 के अधिनियम में। भारत सचिव तथा ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में कमी आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कलकत्ता यूनियन कमेटी केशव चंद्र सेन का संबंध किससे है? ठीक है, ये तो नहीं है, तो क्योंकि राजा मोहन राय ने स्थापित बनाई थी। टेबरनकेल न्यू ऑफ डिस्पेंसेशन केशव चंद्र सेन। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन IRA केशव चंद्र सेन ने। केशव चंद्र सेन का ब्राह्मण समाज से संबंध था। राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। ठीक है। 1833 में इनकी ब्रिस्टल इंग्लैंड में मृत्यु हो गई राजा राममोहन राय की। केशव चंद्र सेन के आकर्षक व्यक्तित्व ने ब्राह्मण समाज आंदोलन को ऊर्जा प्रदान की। 1866 में केशव चंद्र सेन ने ब्राह्मण समाज की स्थापना की और 1870 में केशव चंद्र सेन ने इंग्लैंड की यात्रा की। और देखते हैं, इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। केशव चंद्र सेन द्वारा टेबरनकल इसकी स्थापना की गई। कलकत्ता यूनियन कमेटी की स्थापना 1821 में राजा राममोहन द्वारा 1828 में ब्रह्मा इसकी रिपोर्ट की पेशकश की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 1970 में 1907 में सूरत के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? तो बिल्कुल अंग्रेजों का सरकार, नमपंथियों और गर्मपंथी के बीच की लड़ाई। ठीक है, ये कारण था इसका। डिटेल देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है। लिमिटलेस 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के दौरान ही विभाजन की जड़ें उदारवादी उग्रवादी नेताओं की कार्यप्रणाली को लेकर थी। अंग्रेज सरकार के साथ नमपंथी वार्ता करने के विषय में थी। सूरत अधिवेशन 26 दिसंबर 1907 को। कांग्रेस के सारे दिसंबर 1885 में, जब से कांग्रेस की स्थापना हुई है, दिसंबर में ही सारे अधिवेशन होते थे। ताप्ती नदी किनारे सूरत, सूरज तपता है, ताप्ती सूरज, सूरत को सूरज करो, ताप्ती नदी किनारे, याद आएगा आपको। संपूर्ण हुआ। बाल गंगाधर तिलक इसके अध्यक्ष बनने की मांग थी, लेकिन नहीं बने। बने कौन अध्यक्ष? इसके रास बिहारी घोष अध्यक्ष बने, जो कि नरम दल से थे। नेक्स्ट देखते हैं। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की योजना में परिकल्पना की द्वितीय सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की योजना में परिकल्पना की गई थी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या होगा? बिल्कुल, इन्होंने कहा था कि भारत को डोमिनेट स्टेट का दर्जा दे दिया जाएगा। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया और क्रिप्स मिशन भारत में क्रिप्स मिशन के बनते हुए भारत में संबंधित उन संवैधानिक प्रस्तावों पर चर्चा करना था जिसका मसौदा ब्रिटेन युद्धकालीन मंत्रिमंडल ने तैयार किया था। स्टैफोर्ड क्रिप्स द्वारा भारत में लाई गई योजना के दो भाग थे, युद्ध के बाद प्रस्ताव और तत्कालिक युद्धकालीन प्रस्ताव। क्रिप्स मिशन के अनुसार भारत को डोमिनेट स्टेट का दर्जा दे देना चाहिए था, क्योंकि युद्ध से पूर्व ब्रिटेन ने भारत का सैनिक सहायता की मांग की थी। क्रिप्स मिशन के तुरंत बाद ही 8 जुलाई 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ और सफल रहा। भारत छोड़ो आंदोलन बम्बई से स्टार्ट हुआ था। महात्मा गांधी ने इसी में करो या मरो का नारा दिया था। स्वदेशी बहिष्कार पहली बार किस घटना के संघर्ष के दौरान
के रूप में प्रयुक्त किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बंगाल विभाजन के विरुद्ध 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। तो 4 जुलाई 1905 बंगाल विभाजन का आधिकारिक घोषणा के बाद ये शुरू किया गया था। लोगों ने प्रतिक्रिया स्वरूप प्रदर्शन का आयोजन किया, शोक दिवस के रूप में मनाया गया। फेडरल हॉल में स्वदेशी आंदोलन के तथा वंदे मातरम नारा स्वीकार किए जाने का प्रस्ताव पारित हुआ। इस आंदोलन में किसकी बात की गई? स्वदेशी वस्तुओं जैसे प्रसार करना, राष्ट्रीय स्कूलों कॉलेजों की स्थापना, भारतीय शिक्षा प्रसार आदि कार्यक्रम चलाए गए थे। ठीक है, 5 जुलाई 1905 बंगाल विभाजन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केवल देख लेते हैं, बी 2 और 3 आंसर है। बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुण में माना गया, बिल्कुल सही है। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म का उजागर किया। बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों के प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता प्रदान करने के लिए स्वयं की निर्माण प्राप्ति को विलंब करता है, बिल्कुल सही है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। बोधिसत्व के संगम संबंध बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय से है। बोधिसत्व का शाब्दिक अर्थ होता है सत्व के लिए प्रबुद्ध। बोधिसत्व महान दया से प्रेरित करुणा में माने गए हैं। वे प्राचीन सचेतन जीवित व संवेदनशील प्राणियों को प्रबोध मोक्ष के मार्ग पर चलने में सहायता प्रदान करते हैं, इसके लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करते हैं। बोधिसत्व प्राप्त 10 पारमिताओं पूर्ण पालन करने के पश्चात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से किसने शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है? तो मालविकाग्निमित्रम। देख लेते हैं डिटेल्स इसकी। तो प्राचीन भारत की मालविकाग्निमित्रम शुंग राजवंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश के संस्थापक कौन है? पुष्यमित्र शुंग पुत्र अग्निमित्र की प्रेम कहानी है। और मालविकाग्निमित्रम कालिदास द्वारा रचित संस्कृत नाटक है। यह 5 अंकों का नाटक है। इसमें नायिका मालव देश की राजकुमारी मालविका है और यह नाटक राजमहलों में चलने वाले पढ़ने षड्यंत्रों को प्रदर्शित करता है। इसमें नाट्य क्रिया का समग्र सूत्र विदूषक के हाथ में समर्पित है। यह श्रृंगार रस का प्रधान विदूषक होता है जो सारी कहानी हमें सुनाता है, स्टेज के पीछे खड़ा होकर ये अभी ये चल रहा है, ये हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहास, वीर गाथाओं कथन करना निम्न किसके कार्य था? मोस्ट इंपोर्टेंट मागध। देखिए देख लेते हैं संस्कृत, ये मागध काम करता है। मागध, सूत, बाध, चारण इत्यादि इसी प्रकार काम थे। रामचरित में सम्मानित स्थान प्रदान था और मागध का उल्लेख तुलसीदास रचित रामचरितमानस में भी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता और महाबलीपुरम में ज्ञात 2 ऐतिहासिक स्थानों में से कौन सी बातें समान हैं? तो केवल 3, दोनों में शिलाकृत स्मारक हैं। देखते हैं डिटेल्स का। अजंता गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित रत्नागिरी में महाराष्ट्र में स्थित है। पाषाणकाट स्थापत्य गुफाएं हैं। यहाँ पर 2वीं शताब्दी से पूर्व से लेकर 5वीं शताब्दी मध्य निर्मित चित्रित की गुफाएं हैं। यहाँ पर बौद्ध धर्म संबंधी चित्रण शिल्पकला उत्कृष्ट नमूने मिलते हैं। गुफाओं में घने जंगल से घिरी अश्वनाल आकार में अजंता गांव के लगभग 32 किलोमीटर दूर बनी अजंता का मठ ऐसा समूह है जिसमें कई विहार हैं, चैत्य गृह हैं। महाबलीपुरम दक्षिण भारत के शहर चेन्नई से लगभग 60 किलोमीटर दूर पर बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित महाबलीपुरम में कई प्रसिद्ध मंदिर हैं, जिसमें सबसे अधिक प्रसिद्ध तट मंदिर और रथ गुफा मंदिर है। अब तट मंदिर गुफा मंदिर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए तट एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तट मंदिर कहाँ पे है? तट मंदिर महाबलीपुरम तट मंदिर चेन्नई के 50 किलोमीटर दक्षिण स्थित तटीय गाँव है, जिसका निर्माण राज सिंह के कार्यकाल में 7वीं शताब्दी में कराया गया था। वास्तुकला राज सिंह शैली में निर्मित सुंदर बहुभुज गुंबद वाले इस मंदिर में भगवान विष्णु और शिव विग्रह हैं। यूनेस्को द्वारा विश्व राष्ट्र सूची घोषित किया गया है। रथ मंदिर एवं मंडप, महाबलीपुरम के भव्य रथ मंडप मंदिर 7वीं और 8वीं शताब्दी में पल्लव राजा और नरसिंह वर्मन महामल द्वारा निर्मित कराए गए थे। रथ एक समत चट्टान में खुले उत्कीर्ण किए गए, जबकि मंडप वन गुफा के रूप में है, जिसमें खुली हवा के विशाल द्वार हैं, जिसमें गंगा के उत्तराधिकारी कहा जाता है। इसमें भगवान शिव की महिमा के हजारों शिल्प बनाए गए हैं। महाबलीपुरम में 8 रथ हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछा हुआ है, जिसमें 5 को महाभारत के पात्र, 5 पांडवों 1 द्रौपदी के नाम पर रखा गया। 5 रथों में धर्मराज रथ है, भीम रथ है, इनके नाम पूछेंगे कौन सा नहीं था, तो धर्मराज रथ है, भीम रथ है, अर्जुन रथ है, द्रौपदी रथ है, नकुल है और सहदेव रथ के नाम से जाना जाता है। इनका निर्माण बौद्ध विहार शैली चैत्य के अनुसार किया गया है। अपरिकृत 3 मंजिल वाले धर्मराज रथ का आकार सबसे बड़ा मानते हैं लोग, सबसे बड़ा मानते हैं। द्रौपदी का रथ सबसे छोटा है, यह एक मंजिल है और इसमें फूस जैसी छत है। अर्जुन और द्रौपदी के रथ क्रम शिव और दुर्गा को समर्पित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पूरे के पूरे क्वेश्चन थे हमारे।
यूपीएससी 2016 का हिस्ट्री का पूरे क्वेश्चन है। इस वीडियो को देखिए आप 2 बार, ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो। जो 10-11 अक्टूबर को यूपीपीसीएस का पेपर है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। पढ़ते रहिए, डेली कुछ ना कुछ पढ़ें, धीरे धीरे करके गढ़ा पड़ता है। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए।